महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी बचेगी या जाएगी? भाजपा के झूठे आरोपों का हुआ पर्दाफाश। जनता सच जानती है। शिवराज। भारत में मुसलमानों के साथ कथित गैर बराबरी को लेकर संयुक्त अरब अमीरात के सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा के बीच भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री नकवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के राजदूत को बोलना पड़ा। तो क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, इसे आखिर तक जरूर देखिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी बचेगी या जाएगी, ये अब एक फैसले पर टिका हुआ है। विधान परिषद की सीट के लिए उद्धव ठाकरे को मनोनीत करने पर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को मुहर लगानी है, लेकिन अब तक राजभवन की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। राज्यपाल की तरफ से हो रही देरी के बाद अगर उद्धव को पद छोड़ना पड़ा तो बीजेपी पर इसका क्या असर पड़ सकता है? कहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी हिलाने से बीजेपी को नुकसान तो नहीं होगा? उद्धव ठाकरे पर फैसले में देरी से कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। सोशल मीडिया पर सक्रिय बीजेपी समर्थक दयानंद नेने का कहना है कि मैं महसूस कर रहा हूं कि इतने अहम हालात में उद्धव ठाकरे का इस मुद्दे पर विरोध करना बीजेपी के लिए भूल हो सकती है। यहां तक कि अगर गवर्नर उद्धव के नामांकन को खारिज कर देते हैं तो भी उद्धव ठाकरे को ही फायदा होगा, क्योंकि जनता की सहानुभूति उनके साथ होगी और बीजेपी को नुकसान होगा। आपको बता दें कि फिलहाल उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं। उद्धव ठाकरे का विधानमंडल का सदस्य ना होना ही उनकी सरकार के लिए खतरा बन गया है। 28 मई तक अगर उद्धव ठाकरे विधानमंडल के सदस्य नहीं बनते हैं तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने के लिए राज्य की कैबिनेट ने राज्यपाल से अपील की है। अब सब कुछ राज्यपाल के हाथों में है। यहां भगत सिंह कोश्यारी जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। इस वीटो के तहत गवर्नर प्रस्ताव को अपने पास लंबित रखते हैं और उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। गवर्नर की ओर से कोई जवाब ना मिलता देखकर उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से भी बात की है। उद्धव ने पीएम से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करके इसे जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करें। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार का तर्क है कि कोरोना के इस संकट के समय उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकार पर कोई संकट न आए। उद्धव ठाकरे की निगाहें अप्रैल महीने में होने वाले विधान परिषद चुनाव पर थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सभी प्रकार के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसे में उनके पास विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए राज्य के नॉमिनेशन वाली सीट ही बची है। इसी संदर्भ में कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार की कैबिनेट ने बैठक की। अजित पवार की इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि गवर्नर उद्धव ठाकरे को विधान परिषद के लिए नॉमिनेट कर दें। कैबिनेट के इस प्रस्ताव पर गवर्नर की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गवर्नर के इस रुख से महाविकास अघाड़ी सरकार की बेचैनी बढ़ रही है। यही कारण था कि मंगलवार को गठबंधन के कई नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंच गए। भाजपा के झूठे आरोपों का हुआ पर्दाफाश। जनता सच जानती है। शिवराज। आज भाजपा कई सारे झूठे आरोप कमलनाथ जी पर लगा रही है कि कमलनाथ ने वक्त रहते इस महामारी से लड़ने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया या निर्देश नहीं दिए। पर हम आपको सच बतलाते हैं, कमलनाथ जी जब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे तब भाजपा सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रही थी। कमलनाथ ने महामारी की गंभीरता को देखते हुए 28 जनवरी को ही प्रमुख सचिवों, स्वास्थ्य संचालनालय एवं जिला स्तर पर रोकथाम के निर्देश दिए। वहीं विशेष तौर पर टास्क फोर्स का गठन कर महामारी के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य संचालनालय के साथ मिलकर पत्र के माध्यम से चीन, थाईलैंड, जापान एवं उस वक्त संक्रमण से ग्रस्त देशों से आने वाले यात्रियों की जानकारी को एकत्रित करके उन पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए। जैसे ही 31 जनवरी को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। इसे देखते हुए तत्काल कमलनाथ जी ने सभी जिलों को विदेशी यात्रियों पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं कमलनाथ जी ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए आवश्यक गाइडलाइन जारी की, जिसमें पॉजिटिव आने वाले व्यक्ति को आइसोलेशन क्वारंटीन की जानकारी थी
और साथ ही इसमें आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के स्पष्ट निर्देश थे। 1 फरवरी को ही भोपाल एम्स में डायग्नोस्टिक लैब को जांच के लिए चिन्हित किया गया। सभी संसाधन उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा 12 अंकित की गई लैब में से मध्य प्रदेश में एक भी लैब नहीं थी। वहीं 3 फरवरी को मध्य प्रदेश के सभी दैनिक समाचार पत्रों में कमलनाथ जी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़ी हुई सारी जागरूकता और जानकारी प्रसारित की गई। इसी दिन कमलनाथ ने विशेष बैठक में सभी महत्वपूर्ण विभाग और आला अधिकारियों के साथ मिलकर समुचित उपचार के लिए क्वारंटाइन सेंटर तैयार करने एवं संभावित व संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करने और कराने की व्यवस्था के निर्देश दिए। 4 फरवरी को कमलनाथ जी के निर्देश पर 104 टोल फ्री नंबर की शुरुआत की गई, जिसमें फोन करके कोई भी व्यक्ति जानकारी और मदद पा सके। 12 फरवरी को ही आदेश जारी कर 15 जनवरी के बाद से विदेशों से आने वाले सभी आदमियों को चिन्हित कर उनका टेस्ट कराने और दिन में 2 बार स्वास्थ्य निगरानी करने और 14 दिन के लिए क्वारंटीन करने के साथ उनकी पूरी देखभाल करने के निर्देश दिए गए। साथ ही एम्बुलेंस, रेफरल, लॉन्ड्री, कचरे का प्रबंधन, सफाई व्यवस्था, सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था और आइसोलेशन वार्ड बनाने एवं इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। पूरे फरवरी माह कमलनाथ सरकार कोरोना जैसी महामारी से लड़ने की तैयारी कर रही थी। वहीं 23 फरवरी को प्रदेश के सभी जिलों में पदस्थ एपिडेमियोलॉजिस्ट को प्रदेश के हर जिले का भ्रमण करने के लिए कहा गया। 25 फरवरी को रैपिड रिस्पांस टीम का गठन और साथ ही लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुरक्षा से जुड़े हुए सारे उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया। वहीं 3 मार्च को समीक्षा बैठक कर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को स्थगित किया गया, जिसमें आईफा इंटरनेशनल अवार्ड भी शामिल है। 7 मार्च को ही सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी एवं सिविल सर्जन को मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71(2) के अंतर्गत समस्त अधिकार प्रदान किए गए, जिससे वो इस बीमारी से जुड़े हुए सारे निर्णय ले सकें। 11 मार्च को मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच हेतु केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया, जिसमें यह उल्लेखित था कि जिला गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, रक्षा अनुसंधान लैब ग्वालियर, वायरस रिसर्च लैब महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर को तैयार किया गया है। साथ ही 11 मार्च को ही सरकारी व निजी चिकित्सालयों को चिन्हित किया गया, ताकि संक्रमित हुए व्यक्ति को सही समय पर इलाज और क्वारंटीन किया जा सके। कमलनाथ सरकार ने इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए पहले ही कई सारे निर्णय और तैयारी कर ली थी। इसके बाद 5 मार्च को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय अधिकारियों और मंत्रियों के साथ लिए गए। आज हम ये जनता को बताना चाहते हैं कि पूरे देश को महामारी की ओर धकेल दिया सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में। वहीं भाजपा और शिवराज कमलनाथ जी पर आज ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि फ्लोर टेस्ट का दबाव झेलते हुए कमलनाथ जी ने प्रदेश में इस महामारी से लड़ने की अपनी तैयारी जारी रखी थी। वहीं ये भाजपा सत्ता को हथियाने में पागल थे। आरोप लगाने वाले शिवराज और महाराज गलत समय पर जनता को धोखा ना देकर सरकार का साथ निभाते तो आज प्रदेश की इस महामारी से यह हालत नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। अगर आप बुराई को दिल से गलत मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। भारत में मुसलमानों के साथ कथित गैर बराबरी को लेकर संयुक्त अरब अमीरात के सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा के बीच भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री, नकवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के राजदूत तक को बोलना पड़ा। तो क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, इसे आखिर तक जरूर देखिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुसलमानों के लिए भारत स्वर्ग जैसा है, जहां उनके अधिकार सुरक्षित है। नकवी से पहले यूएई में भारत के राजदूत पवन कपूर ने एक ट्वीट में लिखा था कि भारत और यूएई किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करने का विचार साझा करते हैं। भेदभाव हमारे नैतिक ढांचे और कानून व्यवस्था के खिलाफ है। यूएई में मौजूद भारतीय हमेशा इस बात को याद रखे। इसके अलावा कपूर से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में लिखा था कि महामारी हमला करने से पहले नस्ल, धर्म, रंग, जाति, वंश, भाषा या सीमा नहीं देखती, इसलिए अपने आचरण में एकता और भाईचारे का जरूर ध्यान रखें। बार बार एक ही बात समझाई जा रही है कि जिस समय में पूरी दुनिया एक भयंकर महामारी से लड़ रही है, तब धार्मिक आधार पर भेदभाव पैदा कर समाज में बैर बढ़ाने के अपने खतरे हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई तबलीगी जमात वाली घटना के बाद से सोशल मीडिया पर दक्षिणपंथी रुझान वाले लोग भारत में वायरस फैलने के लिए एक तरह की धार्मिक पहचान वाले लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे और तरह तरह के दावे कर रहे थे। हालांकि सरकारी एजेंसियों ने पिछले हफ्ते
में न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि टीवी चैनलों पर दिखाई गई भ्रामक खबरों की भी पड़ताल कर उनका खंडन किया। अब आप सोचेंगे कि घर की बात संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई तक कैसे पहुंच गई, तो इसके लिए आपको क्रोनोलॉजी समझनी होगी। हुआ यूं के करीब सप्ताह भर पहले सौरभ उपाध्याय नाम के एक ट्विटर यूजर के स्क्रीनशॉट संयुक्त अरब अमीरात में सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगे थे। सौरभ उपाध्याय की लोकेशन दुबई में बताई गई थी। सोशल मीडिया पर दुबई के यूजर ने पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि सौरभ हिंदू मुस्लिम एजेंडा चला रहे हैं और भड़काऊ सामग्री परोस रहे हैं। इस क्रम में यूएई में रह रहे कुछ अन्य भारतीयों की भी ट्विटर के जरिए पुलिस से शिकायत की गई, जो भारत में वायरस फैलाने की वजह मुसलमानों को मानकर अपनी भड़ास निकाल रहे थे। इसी दौरान सौरभ ने एक ट्वीट किया जिसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर भी हो रहा है, जिसमें लिखा है, मध्य पूर्व के देश जो कुछ भी है वो हम भारतीयों की वजह से है, जिसमें 80% हिंदू है। हमने कूड़े के ढेर से दुबई जैसे शहरों को खड़ा किया है और इस बात का मान यहाँ का शाही परिवार भी करता है। स्क्रीनशॉट के अनुसार इससे पहले सौरभ ने लिखा था कि मुसलमान दुनिया से 1400 साल पीछे जी रहे हैं। कुछ लोगों ने उनके इस ट्वीट पर आपत्ति दर्ज की और सौरभ ने उन्हें भी चुनौती दी। और ये सब कुछ स्क्रीनशॉट के साथ संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी हिंदुल कासमी ने 16 अप्रैल को ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा, संयुक्त अरब अमीरात में जो भी नस्ल भेद या भेदभाव करता पाया जाएगा उस पर जुर्माना लगेगा, साथ ही देश छोड़ने के लिए कहा जाएगा। और ये रहा एक उदाहरण। हिंदुल कासमी ने ये भी लिखा, शाही परिवार बेशक भारतीय लोगों को दोस्त मानता है, लेकिन किसी की बेअदबी का स्वागत नहीं किया जा सकता। यूएई में बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी कमाने आए हैं, पर अगर आप इस जमीन को ही कोसने लगेंगे तो यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात के 2017 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार वहाँ 34,20,000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं। ये संख्या यूएई की आबादी का 27% है। यूएई का स्थानीय मीडिया भी इस तरह की खबरों को खास तरजीह दे रहा है। गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल के दिनों में मध्य पूर्व में नौकरी करने वाले जिन भारतीयों ने सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में शारजा में स्थापित एक नामी भारतीय व्यापारी को अनजाने में धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए माफी मांगनी पड़ी। लोगों ने उन पर इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप लगाया था। संयुक्त अरब अमीरात के कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी गतिविधि जिसे वहां की सरकार धर्म और देश के सौहार्द एवं सम्मान के विरुद्ध पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 40 लाख दिरहम का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा रविवार को दुबई में रहने वाली एक व्यापारी महिला नूरुल हुरैर और कुवैत के सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल रहमान नासर ने भारत के लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या के एक विवादित ट्वीट को शेयर किया था, जो अब संयुक्त अरब अमीरात में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह ट्वीट हालांकि 5 साल पुराना है और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या इस ट्वीट को डिलीट कर चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अब इसको इस्तेमाल कर भारत सरकार के नजरिए पर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। नामी सऊदी स्कॉलर आबिदी जहरानी ने अपील की है कि खाड़ी देशों में काम करने वाले उन कट्टरवादी हिंदुओं की पहचान की जाए जो इस्लाम के खिलाफ नफरत भड़का रहे हैं और उन्हें वापस उनके देश भेजा जाए। वही ओआईसी पहले ही भारत सरकार को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने के लिए कह चुका है। इसके अलावा एक अरबिक शेख का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि आरएसएस को वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं। आप डॉक्टर अल शोरेका का भी ट्वीट देख सकते हैं जो कि स्क्रीनशॉट पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह बहुत से लोग मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब वगैरह से इस मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव अभी नजर आ रहे हैं।